हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मनोविज्ञान की पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में भाग नंबर 5 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हमने 4 भाग अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले ज़रूर देखें। उन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी अमूल्य उचित राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करें। ये जो श्रृंखला हम चला रहे हैं इसका आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके व्यूज़ मुझे ये पूरी तरह से प्रतीत करवा रहे हैं कि आपको ये श्रृंखला बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रही है। तो आप अपने सभी दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें और जो भी वीडियो शुरू किया है उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और एक प्रत्येक वीडियो के अंदर 30-30 प्रश्न अर्थात 60 प्रश्नों की श्रृंखला हम चला रहे हैं। तो इस प्रश्नों को आप टेस्ट के माध्यम से आप स्वयं हल करें और फिर मूल्यांकन करें कि आपके 30 में से कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। तो जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिसके 24 प्लस 22 प्लस जिसके प्रश्न सही होते हैं इन प्रश्नों में, इन टेस्टों में, तो उनकी तैयारी बहुत शानदार है, मैं मानता हूँ। जिसके 25-26 आ जाए तो फिर वो उनकी तो बहुत ही शानदार है। 25 प्लस तो बहुत शानदार तैयारी में माने जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। आज हमने 2 सब्जेक्ट को सम्मिलित किया है, एक तो केमिस्ट्री है, दूसरा हिस्ट्री है। तो अभी हम हिस्ट्री के 30 प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता जो लर्नर है, जो सीखता है। उसके बाद में एक शिक्षक होता है जो सिखाता है, सुगमकर्ता के रूप में अधिगमकर्ता के साथ रहता है। देन उसके बाद में अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन है, किसका है ये कथन? तो ये कथन है एलिस क्रो का। एलिस क्रो का है ये कथन माना जाता है। और एक बात यह है कि अगर आपको कोई भी प्रश्न में संशय लग रहा है, कोई भी प्रश्न में डाउट लग रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और इसी नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करना, तो इसी नाम से यूट्यूब चैनल नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो वहाँ आपको उचित समाधान दिया जाएगा। उसके बाद में आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि आप उस प्रश्न को या प्रश्न संख्या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उस चीज़ का है वो समाधान कर सकें। और बाकी जो भी प्रश्नों का उत्तर है वो सारी आरपीएससी की ऑथेंटिक की से आपको बताए जा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहे। अगर कोई बोलने में त्रुटि हो गई है तो उस चीज़ की, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? तो वो कौन सा संप्रदाय है जो व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित माना जाता है? तो वो हो जाएगा आपके मनोगतिक सिद्धांत, मनोगतिक व्यवहार। अगला है, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो किसने किया था? अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का अगर बात करें तो ये कुर्ट लेविन ने किया था। अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन है कुर्ट लेविन ने किया था। अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो वो जीन पियाजे होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत की बात करें तो कुर्ट लेविन का सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा है? तो ये जर्सील्ड ने कहा है। तो ये परिभाषा है वो जर्सील्ड की मानी जाती है कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, कौन कौन से? मानसिक, भावनात्मक अर्थात संवेगात्मक रूप, और सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से परिपक्व या वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। तो ये बात है वो जर्सील्ड ने कही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किया है? किशोरावस्था से संबंधित किसने अध्ययन किया है? तो किशोरावस्था से संबंधित स्टैनले हॉल ने अध्ययन किया है, जिन्होंने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा है। और उन्होंने माना है कि किशोरावस्था है वो अवस्था है जिसमें परिवर्तन अचानक होता है, एकदम से परिवर्तन होते हैं। तो वो बात है वो स्टैनले हॉल ने कही है। तो किशोरावस्था के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन अगर किसने किया है तो वो स्टैनले हॉल ने किया है। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है, तो वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। क्षमा करें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। बिल्कुल, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है और ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार निरंतर चलती रहती है। जब भ्रूण गर्भावस्था में जब बनता है तब से लेकर के मृत्यु तक विकास है वो निरंतर अनवरत रूप में चलता रहता है। ये परिपक्वता तक चलता है, ये बात गलत है। तो ये तो एक वृद्धि की बात हो गई है, ये वृद्धि की बात है। तो ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप 4 नंबर माने। बोलने में थोड़ी अशुद्धि हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? यह अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जो थार्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसमें थार्नडाइक इस चीज़ को मानते हैं कि व्यक्ति है वो अपनी गलतियों से सीखता है। बार बार गलती करेंगे तो उन बार बार की हुई गलतियों में एक ऐसा प्रयत्न होगा जो सही होगा, और उस सही की वजह से जिस प्रयत्न में हम बार बार लगे हुए हैं तो उस प्रयत्न को हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे। तो उसमें गलतियां बार बार करते हुए व्यक्ति जो सीखता है, ये बात थार्नडाइक ने कही है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। ऐसे प्रश्न मुझे लगता है आप 30 में से 25 प्लस करोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो ये विकास है वो मात्रात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक प्रक्रिया विकास नहीं है। विकास ये मात्रात्मक प्रक्रिया है, वो वृद्धि माना जाता है। वृद्धि को माप सकते हैं, जबकि विकास को मापा तोला नहीं जा सकता। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न के ये तीनों विकल्प तो एकदम सही है, लेकिन ये विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ये एक सीधा गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म
में समाप्त होना चाहिए। ये किसने कहा है? स्थूल से सूक्ष्म का जो नियम है, इसके आधार पर हमारे पाठ है वो प्रारंभ होने चाहिए और समाप्त होने चाहिए। तो ये बात किसने कही है? स्थूल से सूक्ष्म की तो, और ये जो आगमनात्मक नियम के उदाहरण के आधार पर बताया गया, तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात स्पेंसर ने कही थी। किसने कही थी? स्पेंसर ने कही थी। स्पेंसर ने स्थूल स और उसके बाद में स्पेंसर, ये भी इधर आधा स आ रहा है, तो इस चीज़ से ऐसे हमें ध्यान रखना है कोरिलेट करके। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है वो समाप्त होने चाहिए हमारे पाठ, ये बात स्पेंसर ने कही थी। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, पुनर्बलन द्वारा। पुनर्बलन द्वारा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर विकल्प नंबर 4, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे माने जाते हैं। अधिगम का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत वो कुर्ट लेविन का है, ध्यान रहे। अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया था? अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, कोहलर ने। अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय कोहलर ने दिया था। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है। एक है व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है, एक है व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या बनाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विज्ञान। विज्ञान बनाता है। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, कोलेस्निक ने। कोलेस्निक ने ये बात है वो कही है। अगला है, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है? व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर आपने याद कर रहे हैं, पर्सनालिटी एंड द कल्चरल पैटर्न। तो ये पुस्तक है वो किसने लिखी है, ये बतानी है आपको। तो ये लिखी है J.S. प्लांट ने। J.S. प्लांट ने। अगला प्रश्न है, आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? तो आदतों को पुनरावृत्ति के माध्यम से अर्जित किया जाता है। रिपीट करके आदतों को है वो अर्जित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के 5 तत्व या 5 भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं गोलमैन के अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। अगला है, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, व्यक्तित्व के भावात्मक घटक। व्यक्तित्व के भावात्मक घटक। अगला प्रश्न है, संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, एडगर डेल ने ये बात है वो कही है। अगला है, शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किया है। शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किसने किया है? तो वो किया है आपके
डेविड पी आसू बेल ने, डेविड पी आसू बेल ने, डेविड पी आसू बेल ने ये बात है वो की। शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास है वो डेविड पी आसू बेल ने किया है। अगला है चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए। चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए। तो चार्ट बनाते समय चार्ट की गुणवत्ता की है वो ध्यान में हमें रखना चाहिए। अगला प्रश्न है एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं। तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट मान दिया है। आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का कोई भी उत्तर है वो सही आरपीएससी को नहीं लगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। संप्रेषण के 4 जो तत्व होते हैं इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन। भाषा है वो संप्रेषण के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित नहीं है। माध्यम है, स्रोत है, संदेश है। भाषा है वो संप्रेषण के इस स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है। इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है तो वो है स्पीकर। स्पीकर है वो जिससे सॉन्ग सुनते हैं, तो ये इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं माना जाता। प्रोटोकॉल होता है, डेटा होता है और मॉडेम होता है। ठीक है, अगला है शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक थे। मृदु उपागम के जनक थे जिसे सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं। मृदु उपागम, कठोर शिल्प उपागम जिसे हार्डवेयर कहते हैं और मृदु उपागम जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो मृदु उपागम के जनक कौन माने जाते हैं या सॉफ्टवेयर के जनक कौन माने जाते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच के। तो वो जनक माने जाते हैं आपके लुम्सडेन। लुम्सडेन है वो सॉफ्टवेयर के जनक माने जाते हैं, लुम्सडेन। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपके इस रूप में कंप्यूटर सहायक अधिगम अधिकाधिक उपयोगी होगा। इस रूप में, किस रूप में कंप्यूटर सहायक अधिगम है वो सबसे ज़्यादा प्रयोगी होगा, उपयोगी होगा। तो वो होगा आपके व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना। यानी जो व्यक्ति जिस क्षमता के साथ सीखता है, अगर उस क्षमता के साथ अगर वो सीखने का अनुभव प्राप्त करवा रहा है तो वो सीखना एकदम अधिक उपयोगी माना जाएगा। अगला प्रश्न है सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है। सीसीटीवी नाम तो हमने बहुत सुना है लेकिन इसका पूरा नाम आज हम जानेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, यही याद करना है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। अगला और इस सब्जेक्ट का अंतिम प्रश्न है शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया। शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, एस.एल. प्रेषी ने। एस.एल. प्रेषी ने शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास है वो किया था। शिक्षा में शिक्षण मशीन का प्रयोग विकास किया एस.एल. प्रेषी ने, एस.एल. प्रेषी ने किया था। अगला जो प्रश्न पत्र है वो केमिस्ट्री का है। इसमें हम 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे उनमें से कौन सा नियम है वो इनमें से नहीं है। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के बारे में बात की हुई है यहाँ पे। अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, लेकिन अनुक्रिया का नियम है वो मुख्य नियमों में नहीं आता है। मुख्य नियम कह दो चाहे कुछ भी कह दो, ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। विकल्प नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विमा जिसे आयाम कहते हैं जेपी गिलफर्ड द्वारा नहीं दी गई है। जेपी गिलफर्ड द्वारा कौन सी है वो बुद्धि के आयाम में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रणाली। विकल्प नंबर 2 है वो इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद जिसे हम COP कोप नाम से जानते हैं, कोप नाम से जानते हैं। कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस, ये इनकी आयाम के 3 है वो घटक है और इन
तीनों में प्रत्येक में, एक में 4 दी हुई है, एक में 6 दिए हुए हैं, एक में 5 दिए हुए हैं। इस तरीके से इनमें कुछ संशोधन करके है वो बात की गई है गिलफर्ड द्वारा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर बात करें तो गार्डनर ने दिया था। और अगर उसके अलावा बहुकारक सिद्धांत पूछ ले, या बहुतत्व सिद्धांत पूछ ले, या बहुखंड सिद्धांत पूछ ले, बहुबुद्धि के अलावा अगर कुछ भी कारक तत्व या खंड पूछ ले तो वो थार्नडाइक माना जाएगा, वो थार्नडाइक के माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें। यह विश्वास है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। यह विश्वास है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? ये किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन ने बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत तो उन्होंने दिया था आपके अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि के दो तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत की अगर बात करें तो वो स्पीयरमैन ने दिए थे। तो इसमें उन्होंने माना है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। उन्होंने जी और एस फैक्टर माना है। स्पीयरमैन ने जो द्वितत्व सिद्धांत दिया था ना, तो द्वितत्व सिद्धांत में उन्होंने जी और एस फैक्टर को माना है। सॉरी। तो उन्होंने जी और एस फैक्टर को है वो बुद्धि के दो तत्वों में माना है। तो उन्होंने जी को जनरल अर्थात सामान्य मानसिक बुद्धि योग्यता माना है और एस को स्पेसिफिकेशन फैक्टर माना है। तो ये तो जन्मजात होता है, इसको हम है वो प्रकृति और वातावरण से अर्जित करते हैं। तो ये है वो स्पीयरमैन की सिद्धांत से संबंधित माना जाता है कि उन्होंने बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। तो ये इन्होंने स्पीयरमैन ने दिया था। और हार्वर्ड गार्डन की बात करें तो उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड बिने ने एक तत्व सिद्धांत दिया था और स्टर्नबर्ग ने त्रितत्व या त्रितंत्रीय या त्रिचापीय सिद्धांत दिया था। त्रिचापीय सिद्धांत दिया था स्टर्नबर्ग ने। तो ये सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न सीधा एकदम फैक्चुअल प्रश्न पूछा हुआ है। सेकंड ग्रेड जो 2018 वाली भर्ती थी उसमें ये प्रश्न है वो सीधा पूछा था, स्टर्नबर्ग ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने त्रिचापीय या त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, वाइगोत्स्की सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण। वाइगोत्स्की का नाम आता है सामाजिक और सांस्कृतिक बात होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद शब्द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो उस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, कंप्यूटर कार्यप्रणाली अधिगम। कंप्यूटर सहायक अधिगम करता है, कंप्यूटर प्रबंधित अधिगम करता है, कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण टेलीविजन माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है? प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है, सिस्टम अप्रोच कहते हैं जिसे। तो सिस्टम अप्रोच में कौन सा पद है वो सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, प्रणाली मॉडल। जबकि इसमें प्रणाली विश्लेषण सम्मिलित है, प्रणाली प्रारूप एवं विकास सम्मिलित है, प्रणाली संक्रिया संचालन एवं मूल्यांकन ये भी सम्मिलित है। तो ये सिस्टम अप्रोच के अंदर प्रणाली मॉडल है वो, सिस्टम मॉड्यूल है वो सम्मिलित नहीं है। अगला है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन जिसे CAI कहते हैं का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है? तो ये किसका है? विकल्प नंबर 1, संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। अगला है, CIET का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है?
CIET का निम्नलिखित में से पूरा नाम हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये है CIET का पूरा नाम। अगला है, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से है। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से है। तो शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु है शिक्षार्थी, शिक्षक और विषय वस्तु। शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षक जो शिक्षा देता है, विषय वस्तु जिसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित माना जाता है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित माना जाता है। तो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन की बात करें तो वो स्किनर के विचारों का अनुदेशन माना जाता है। शाखीय की अगर बात करें तो नॉर्मन एंड क्राउडर को माना जाता है। क्राउडर, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद उपागम का प्रकार है। निर्माणवाद उपागम का प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, सामाजिक। अगला है, स्वमूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है। स्वमूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, निर्माणवाद। निर्माणवाद स्वमूल्यांकन है वो निर्माणवाद के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। अगला है, भार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है। भार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, यशपाल समिति। भार विहीन अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात बस्ते के जो बेग का भार है उसको कम करते हुए बच्चों को अच्छी तरीके से सुगम अध्ययन करवाना। तो ये यशपाल समिति की बात है, वो रिपोर्ट का नाम है। अगला है, अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 नंबर विकल्प, वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों का अनुसार ये है बात एकदम सही है। ये बात एकदम सही है। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है। टोली शिक्षण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं। उसमें शिक्षक 2 या अधिक होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। तो उस शिक्षण को टोली शिक्षण कहा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी छात्रों के एक समूह को पढ़ाते हैं तो वो टोली शिक्षण कहलाते हैं। ये 2 शिक्षक और छात्रों के समूह है, बहुत सारे छात्र, तो उनको अगर वो पढ़ाते हैं तो वो टोली शिक्षण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। तो आप सबको पता है कि कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे और 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं बताई थी। तो उसमें कौन सा है वो नहीं है। तो गैर परंपरागत नाम से कोई उन्होंने कुछ नहीं बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने पूर्व परंपरागत दिया था, उसके बाद में परंपरागत दिया था और उसके बाद में पश्च परंपरागत दिया था। तो प्रत्येक के अंतर्गत 2-2 अवस्थाएं हैं वो उन्होंने बताई है। तो 6 अवस्थाएं नाम है उनका। तो कोहलबर्ग का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें कोहलबर्ग का प्रश्न नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है। अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन। इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन। अगला है, MOOC का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। MOOC का पूरा नाम क्या है। तो
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला है सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है। सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है, किस प्रकार का चिंतन है? प्रश्न रिपीट हो गया है, आपको विदित हो तो पहले के प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न आ चुका है। तो सृजनात्मकता कैसा चिंतन है? ये अपसारी चिंतन माना जाता है। अभिसारी चिंतन ये बुद्धि से संबंधित माना जाता है, अभिसारी चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है? अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, समरूप तत्व है वो अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत माना जाता है। तो इसमें बहुकारक सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक का है, समूह कारक सिद्धांत ये थ्रस्टन का है, और अनुबंधन का सिद्धांत ये पावलोव का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? रक्षा युक्ति का एक प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सा है वो रक्षा युक्ति का एक प्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समायोजन। समायोजन ये तो एक अच्छी परिस्थिति में पहुंचना है, लेकिन रक्षा युक्ति की अगर बात करें तो शोधन ये रक्षा युक्ति मानी जाती है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। पश्चगमन ये होता है कि व्यक्ति मतलब पुनः बचपन अवस्था में लौटना, और क्षतिपूर्ति अपना कार्य अपने से नहीं होने के बाद में किसी दूसरे प्रकार को उसके ऊपर थोप देना और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए दूसरा का कारण है वो बता देना, तो ये क्षतिपूर्ति कह सकते हैं उसको। अगला है, समीपस्थ विकास का संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? समीपस्थ विकास का संप्रदाय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वाइगोत्स्की के द्वारा। वाइगोत्स्की के द्वारा समीपस्थ विकास का संप्रदाय दिया गया। अगला है, सहकारी अधिगम व्यू रचनाओं के विकास पर, सहकारी अधिगम व्यू रचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया है? तो किसने दिया है? वो दिया है आपके निर्मितवाद ने। किसने दिया? निर्मितवाद ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है? आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है, तो वो आपके 2 नंबर ऑप्शन है वो सही है। विचारात्मक विवेचनात्मक अधिगम, ये अधिगम है, ऑनलाइन अधिगम है, मिश्रित अधिगम माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंधन प्रक्रम प्रणाली LMS का एक प्रकार नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, ब्लैक बोर्ड। अगला है, रिचर्ड सचमैन के द्वारा निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया था? रिचर्ड सचमैन के द्वारा कौन सा है वो शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। अग्रिम संगठन प्रतिमान किसने दिया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जवाब देंगे, इसका उत्तर का कमेंट बॉक्स करके मुझे कमेंट करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है, तो यह है संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण। आज के वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है? कौन सी संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है? तो वो है आपके समाचार पत्र। अमुद्रित सामग्री नहीं है, तो इसमें नहीं है अमुद्रित। हाँ सही है, बिल्कुल। अगर मुद्रित सामग्री नहीं है की बात होती तो इस चीज़ को मान सकते थे, लेकिन अमुद्रित सामग्री नहीं है, तो अमुद्रित सामग्री इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। तो ये आज के वीडियो के हमने 30 और 30 60 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। अगर इसमें बोलने में त्रुटि रह गई हो या कोई उच्चारण में अशुद्धि रह गई हो तो
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना बड़ा वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, और कोई प्रश्न में बोलने में या विकल्प में बोलने में अगर कमी रह गई हो तो आप इस चीज़ को भली भांति देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको कोई प्रश्न में संशय है तो प्लीज़ आप उस प्रश्न को विकल्प के साथ कमेंट बॉक्स में रखें। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, देन उसके बाद में आपको पूरी तरह से आपका समाधान है वो प्रश्नों का किया जाएगा। बाकी जो भी प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं तो वो आरपीएससी की एकदम ऑथेंटिक और लेटेस्ट की से बताए जा रहे हैं, ये ध्यान रखें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने सभी मित्रों को इस चैनल से अधिक जोड़ें, अधिक से अधिक जोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।